हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में जो कि मेरा बिजनेस स्टडीज का लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट की प्रकृति के बारे में। दैट इज नेचर बोलते हैं इंग्लिश में, उद्देश्य और महत्व के बारे में। दैट मीन्स प्रबंध की प्रकृति कैसी होती है, किस प्रकार का होता है ये, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, किसके लिए प्रबंध किया जाता है, और दूसरी बात होती है कि प्रबंध के प्रमुख महत्व कौन कौन से, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इन सब की बात करेंगे आज की इस पूरी वीडियो में। एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, नोट्स आपको मिलेगा ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत ना हो मैनेजमेंट के प्रकृति, उद्देश्य और महत्व को लेके। ठीक है ना। जो नोट्स है वो A1 नोट्स है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, समझ में भी आएगा और एक्सप्लेनेशन आपकी अपनी लैंग्वेज में। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना क्या है प्रबंध की प्रकृति। भी प्रकृति का मतलब ये होता है कि हम प्रबंध को किस तरीके से समझते हैं। देखिए नॉर्मली प्रबंध विज्ञान है, क्योंकि कोई भी चीज या तो विज्ञान होती है या फिर पेशा होता है या कला। नॉर्मली प्रबंध विज्ञान है या कला है या पेशा है, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों का, यानी कि जो एनालिस्ट होते हैं, अलग अलग विद्वान जो होते हैं, उनके अलग अलग मत है। वो अपने हिसाब से इसको परखते हैं, क्योंकि प्रबंध एक ऐसी चीज है जिसको हम देखें जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लागू होते हैं, जहां पर लोगों की अपनी स्किल्स होती है। क्योंकि केवल पढ़ लिख के ही आप मैनेजर बन जाएंगे ऐसा भी नहीं, आपके अंदर अपना खुद का स्किल भी होना है किसी चीज को डील करने का। और पेशा यानी कि प्रोफेशन है, क्योंकि इसको आप स्पेशल तरीके से पढ़ने के बाद इसको अपने हिसाब से इसको पूरा भी कर सकते हैं। आप MBA BBA कर सकते हैं, तो एक एज ए पेशा आप इसको अपना सकते हैं। ठीक है ना। दैट मीन्स कुछ विद्वान ये बताते हैं कि प्रबंध कला है, क्योंकि प्रबंधक ज्ञान और कौशल के व्यवहारिक रूप से, क्योंकि प्रबंधक वो होता है सिचुएशन को देखते हुए अपना स्किल का यूज करते हुए डिसीजन लेता है। तो वो क्या होता है, जहां पर अपनी कुशलता का प्रयोग होता है, स्किल का प्रयोग होता है, उसे हम आर्ट बोलते हैं, कला बोलते हैं। जबकि कुछ विद्वान इसको विज्ञान मानते हैं। क्यों? क्योंकि विज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज को सैद्धांतिक रूप से क्रमबद्ध तरीके से पूरा करना, जहां पर रूल्स रेगुलेशंस नियम कानून ये सब लागू होता है। तो विज्ञान के अंतर्गत सिद्धांतों का मायने होता है। जबकि प्रबंध में भी सिद्धांत होते हैं। प्रबंध के कई तरह के सिद्धांत हैं। प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, प्रबंध के नॉर्मल सिद्धांत होते हैं, हेनरी फ्यूल के सिद्धांत आप सब पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कुछ इसको पेशा ही मानते हैं, क्योंकि पेशे के आधार की मैं अपना अपना हिसाब से इसको डिग्री लेते हैं, उसका इसको परफॉर्म करते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हमें एनालाइज करना है कि प्रबंध विज्ञान कैसे है, प्रबंध कला कैसे, प्रबंध पेशा कैसे है। तो पॉइंट टू पॉइंट इसकी बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हम बात करेंगे प्रबंध एक कला के रूप में। दैट मीन्स मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एक कला है। कला होने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कुछ पॉइंट का होना जरूरी है। प्रबंध कला के लिए क्या है, प्रबंध एक सैद्धांतिक ज्ञान है। ठीक है, जिसके लिए क्रमबद्ध संगठित अध्ययन सामग्री उपलब्ध होनी आवश्यक है। अब आपको पता है कि कला के लिए हमारे पास बहुत सारे जो है बुक्स मटेरियल लिटरेचर वगैरह अवेलेबल है। हम इसको क्या किताबों में पढ़ सकते हैं, हम इसको आज की डेट में वेबसाइट वगैरह में इसको देख सकते हैं। हम इसको स्कूलों में पढ़ते हैं। मतलब इसके बारे में प्रॉपर जो है एक लिटरेचर, एक क्रमबद्ध सामग्री हमारे पास अवेलेबल है, एक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। दूसरी बात है व्यक्तिक प्रयोग। एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न प्रकार से कार्य करता है। प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने की शैली भी भिन्न भिन्न होती है। तो कार्य करने की जो शैली होती है जिसको बोलते हैं स्किल, कुशलता, कुशलता ही कला है। क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एक जगह 4-5 लोग मिलके एक मूर्ति बनाने का काम सीख रहे हैं, कारीगरी का काम सीख रहे हैं, लेकिन सब लोग क्या एक जैसे एक तरीके की मूर्ति बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। सबकी अपने अपने टैलेंट। कोई बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाएगा, किसमें कुछ कमियां रहेगी, क्यों कोई जो है थोड़ा बिल्कुल खराब बनेगा। मतलब ये स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रबंधन करना भी एक कला है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत स्किल का प्रयोग होता है, अभ्यास एवं सृजनशीलता पर आधारित। जैसे जैसे अभ्यास चलता चलता है, आप सीखते जाते हैं, प्रबंध की कलाओं को सीखते हैं, प्रबंध के गुणों को सीखते हैं। वैसे आपके अंदर जो है एक सैद्धांतिक ज्ञान का सृजन होता चला जाता है, आपकी अनुभव में वृद्धि होती है। और जिसका क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैनेजमेंट के स्कूल में नहीं गए, उन्होंने मैनेजमेंट का सैद्धांतिक ज्ञान नहीं लिया, लेकिन वो अपने क्षेत्र में एक बहुत ही बेहतरीन मैनेजर होते हैं, प्रबंधक होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा कैसे? अभ्यास से, प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से। तो प्रबंध की कला की सबसे बड़ी चीज यही है कि कला अभ्यास के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर और अनुभव के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना। ये आपके अंदर किसी चीज को सोचने की ताकत, आप किसी चीज को कितने बेहतरीन तरीके से अंजाम दे सकते हैं। प्रबंधक के सभी विभिन्न क्षेत्रों के जो बहुत साहित्य वगैरह उपलब्ध, मैंने बताया कि अवेलेबल लिटरेचर है।
ठीक है ना? पर सभी प्रबंधक आपकी अपने ज्ञान को अलग-अलग स्तर से अपने-अपने तरीके से व्यवसाय को चलाता है, ठीक है ना? हर किसी की सोच अलग होती है, हर चीज़ किसी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, करने का तरीका होता है, किसी का अभ्यास, सृजनशीलता, नवकरण के संयोग आदि के माध्यम से वो अपने प्रबंधन की कुशलता को आगे बढ़ाता है। इसका मतलब होता है कि प्रबंध में कला की सभी विशेषताएँ समाहित है, इसीलिए प्रबंध को कला कहा जाता है कि कला की जितने भी विशेषता है, वो प्रबंध में अवेलेबल है। तो इसीलिए प्रबंध क्या है? कला है, ठीक है? अब बात करते हैं प्रबंध विज्ञान भी है, क्योंकि विज्ञान की सबसे बड़ी खासियत है विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान का होना कि विज्ञान की परिभाषा किसे कहते हैं आपने बचपन में पढ़ा होगा। विज्ञान किसी भी चीज़ का एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है, जिसमें सिद्धांत होते हैं, जिसमें रूल्स होते हैं रेगुलर क्योंकि विज्ञान बताता है क्या है, क्यों है और कैसे हर एक चीज़ प्रूव होता है। ठीक है ना? कि हवा चल रही है तो हवा क्यों चल रही है? हमें दिखाई क्यों नहीं देता? हमें पास प्रूफ है। तो यहाँ पर प्रबंध में भी प्रूफ होता है, प्रबंध में भी सिद्धांतों का प्रयोग होता है, प्रबंध में भी नियम होते हैं, प्रबंध में भी गाइडलाइंस होते हैं। इसका मतलब विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान होता है जो सही निष्कर्ष निकालने के लिए विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित होता है और उसकी जाँच भी की सकती है कि ऐसा है कि नहीं है। तो विज्ञान की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करते हैं वो क्या-क्या होता है? ज्ञान का क्रमबद्ध रूप जो सिद्धांतों, अभ्यासों और प्रयोग पर आधारित होता है। सबसे पहला जो है विज्ञान में होना चाहिए। दूसरा प्रयोग और अवलोकन पर आधारित होता है मतलब विभिन्न प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, जाँच की जाती है। इसकी इस जो रिज़ल्ट आता है उसकी सार्वभौमिक स्वीकृति होती है, जिसको कहीं पर भी किसी प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। जैसे एक बॉल ऊपर फेंकेंगे तो हमेशा नीचे ही आएगा। एक सार्वभौमिक स्वीकृति कोई भी फेंक के देखो बॉल नीचे ही आना है तो। कारण एवं प्रभाव का संबंध होता है, ये क्यों हो रहा है और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके बीच में एक हमारे पास एक रिजल्ट पहले से अवेलेबल कि ऐसा है तो ऐसा होगा, इस तरीके से ठीक है ना? इसका मतलब होता है जो भी कारण हो जाते हैं, कोई भी काम होता है उसके बारे में हमें सही तो यही सब चीज़ें हमारे किसमें होता है, सेम चीज़ें प्रबंध में भी है। प्रबंध में भी प्रबंध के विभिन्न नियमों का होता है कि कैसे इसका जैसे व्यवहार का नियम होता है, एकरूपता का नियम होता है, आदेशों की एकता का नियम होता है, कई तरह के नियम होते हैं। कार्यकुशलता का नियम होता है, ठीक है ना? समय अवधि का नियम होता है, कई प्रकार के नियम ऐसे हैं प्रबंधन के अंतर्गत जो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है ना? जो कई प्रकार से आज़माया गया है, जैसे हेनरी फ्योल के कई सारे नियम होंगे, ठीक है ना? जैसे आपका टेलर के वैज्ञानिक नियम सिद्धांत होंगे, तो ये सब चीज़ें जो है प्रूव्ड है और जिसका प्रयोग करने से कोई भी व्यवसाय जो है आगे बढ़ सकता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि व्यावसायिक अध्ययन में, प्रबंधन में एक सिद्धांतों का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए प्रबंध को विज्ञान भी माना जाता है। अब बात करते हैं पेशे के रूप में। प्रबंध जीविका का पेशा क्या होता है? पेशा जीविका का एक ऐसा साधन होता है जिसके लिए पूरा करने के लिए विशिष्ट ज्ञान और विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। हम सबको पता है कि अगर आज की डेट में आपको एक अच्छा मैनेजर बनना है, तो इसके लिए आपको एमबीए की डिग्री लेनी होगी, साथ ही साथ आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग लेनी होगी अगर आप एक्सपीरियंस में नए हैं। तो उसके बाद एक क्या कर सकते हैं, आप अच्छा प्रबंधक बन सकते हैं। इसका मतलब इन सब करने के बाद आप कहीं पर जॉइन करते हैं, अपना काम करते हैं और काम करते हुए अपनी अर्निंग अर्न करते हैं, तो हम कहेंगे आप प्रबंधन के पेशे में हैं। तो पेशे की जो प्रमुख विशेषताएँ हैं, उसकी अगर बात करते हैं, पेशा वो है जहाँ पर ज्ञान का सुभाषित निकाय होता है, मतलब ये ज्ञान से अर्जित किया जाता है, शिक्षा से अर्जित किया जाता है, पढ़ाई करके अर्जित किया जाता है। प्रतिबंधित प्रवेश प्रत्येक व्यवसाय में परीक्षा और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही प्रवेश होता है। ये नहीं कि कोई जिसका मन होता है वो प्रबंधक बनना ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको परीक्षा देना पड़ता है, शैक्षणिक जो है योग्यता हासिल करनी पड़ती है। जैसे एमबीए की 3 साल की डिग्री होती है, उसके बाद आप एक अच्छा मैनेजर बन सकते हैं, कहीं पर आपकी जॉब लगती है। इसका उद्देश्य सेवा करना होता है कि अपने ग्राहकों को मैक्सिमम आपके जो संगठन है जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं और संगठन से जुड़े हुए जो ग्राहक हैं उनको आप मैक्सिमम क्या देंगे, सैटिस्फैक्शन देंगे। नैतिक आचार संहिता होती है, एक मैनेजर का व्यवहार क्या होना चाहिए, उसके दायित्व क्या होते हैं, ये सब चीज़ जो है इसके अंतर्गत एक संहिता होती है, एक नियमावली होती है, उसको मानना पड़ता है। और दूसरी बात पेशागत परिषद। सभी पेशे किसी न किसी पेशेवर संघ से जुड़े होते हैं। जैसे आप डॉक्टर हो बनना चाहते हैं, तो डॉक्टरी की काउंसलिंग होती है, सीए बनना चाहते हैं, सीयू की काउंसलिंग होती है, सीएस बनना चाहते हैं, उसकी तो इसी प्रकार से मैनेजमेंट की एक अलग काउंसलिंग होती है, जिसके साथ जुड़ा होना होता है। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ पेशा तो है, लेकिन दूसरी बात ये है, प्रबंधक के लिए थोड़ा-सा अलग ये है कि प्रबंधक के लिए किसी विशिष्ट डिग्री या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। लेकिन प्रबंध पेशों की सभी विशिष्टताओं को संतुष्ट तो नहीं करता, लेकिन फिर भी
प्रबंध एक पेशे के रूप में माना जाता है। प्रबंध एक पेशा होता है, इसे इसे एक पूर्ण पेशा तो नहीं कह सकते 100%, क्योंकि 100% सभी, क्योंकि कोई आप डिग्री के लिए बनते हैं, कोई बिना डिग्री के बन सकता है एक्सपीरियंस से, ठीक है ना? जरूरी नहीं है कि आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़े, जैसे डॉक्टर की लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। फिर भी पढ़ लिख के भी आप बन सकते हैं, डिग्री लेके भी आप बन सकते हैं, बिना डिग्री लिए भी आप बन सकते हैं बाय स्किल। इसलिए थोड़ा सा ये पेशे से अलग है। तो ये तो हो गई प्रमुख इसके प्रकृति। अब बात करते हैं उद्देश्य। प्रबंध के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से? अगर प्रबंध की उद्देश्यों की बात करते हैं, प्रबंध का सबसे पहला उद्देश्य होता है न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम की प्राप्ति करना, कि आप अपने कार्य को इस प्रकार से अंजाम दे ताकि आपको कम से कम प्रयास करना पड़े, कम से कम लागत का प्रयोग करके अधिक से अधिक जो है उत्पादन प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, अधिक से अधिक रिजल्ट निकाला जाए, ठीक है ना? अच्छे से अच्छा परिणाम प्राप्त करें, ये पहला उद्देश्य होता है। दूसरा, नियुक्त एवं कर्मचारी का विकास करना। आपके अंडर में नियुक्त एवं कर्मचारी दोनों ही समाज के अंग होते हैं, इनके विकास को ही समाज का विकास कहा जा सकता है। अगर आप अपने संगठन और व्यवसाय के उद्देश्य को लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आपके नीचे जो भी कर्मचारी या फिर जो भी व्यक्ति नियुक्त हो रहा है, उसके प्रशिक्षण देके, उसके स्किल को विकास करके, पदोन्नति जैसा भी होता है उसका विकास करना होता है, क्योंकि अगर आपके कर्मचारियों का विकास होगा तो उससे आपके संगठन का भी विकास होगा, और संगठन के विकास के साथ साथ आपके समाज का भी पूर्ण विकास होगा। थर्ड जो है प्रबंध का होता है श्रम पूंजी में समन्वय बनाए रखना। प्रबंध का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है समन्वय, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन का बनाना। किसी भी उपक्रम में दो प्रमुख वर्ग होता है, एक होता है श्रम का, जो कि उपक्रम के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके हाथ में शक्ति होती है, जो पूरा काम अंजाम देता है। दूसरा है पूंजी का, क्योंकि बिना पूंजी के उपक्रम संचालित नहीं हो सकता। तो जो श्रम है और जो पूंजी है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का, ताकि इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना रखे। अधिक पूंजी का होना, अधिक श्रम का होना भी व्यवसाय के लिए सही नहीं होता। दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। 5, लक्ष्यों की प्राप्ति करना प्रबंध का एक अगला उद्देश्य होता है। प्रबंध के अंतर्गत जो भी व्यवसाय के लक्ष्य तय किए जाते हैं, उसको किस तरीके से सुगमता के साथ अच्छे तरीके से प्राप्त किया जा सके, मतलब उसका उद्देश्य होता है, ठीक है ना? मतलब किसी भी संगठन की स्थापना के कुछ उद्देश्य आवश्यक होते हैं, इनको प्राप्त करने के लिए ही प्रबंध विभिन्न कार्य करता है, और लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं, परंतु व्यवसाय के लक्ष्यों की बात करें, अतः व्यवसाय के लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य ही प्रबंध को संगठित करता है, कि उद्देश्य क्या है और लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को पूरा करने का उद्देश्य ही प्रबंध का होता है। सामाजिक न्याय एवं मानवीय विकास। एक प्रभावी प्रबंध समाज में समृद्धि लाता है। उन्नत पारिश्रमिक पारिश्रमिक कार्य की उत्तम दशाएं, अन्य सुविधाओं से कर्मचारियों का विकास तो होता ही है, इसके साथ श्रेष्ठ उत्पादन की परिकल्पना का समाज के विभिन्न स्रोत का विकास। क्योंकि अगर आपका प्रबंधन सही है तो आपका उत्पादन प्रक्रिया बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि एक व्यवसाय को चलाने के लिए इसके जो कर्मचारियों की समुचित विकास करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। अब कर्मचारियों का विकास होगा, उसका स्किल बढ़ेगा, तो समाज में जाएंगे तो समाज की दशाओं का भी निर्माण होगा, उनका भी विकास होगा। इसका मतलब ये होता है कि एक अच्छा प्रबंधक केवल अपने संगठन का नहीं, अपने समाज के नए और मानवीय विकास को भी प्रोत्साहित करता है। इसके बाद होती है महत्व की। आखिर महत्व क्या है, ठीक है ना? पहला महत्व है प्रबंध का कि जो भी निर्धारित लक्ष्य होता है उसको प्राप्त किया जाना चाहिए, ठीक है ना? प्रत्येक संस्था की स्थापना कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है, और उन उद्देश्यों की पूर्ति करना ही सबसे पहला होता है। यानी कि प्रबंध का कार्य, प्रबंध का महत्व यही है कि लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। नंबर 2, उत्पादन के साधनों का अधिकतम उपयोग करना प्रबंध के महत्व है, कि प्रबंध का प्रयोग इसलिए होता है ताकि जो उत्पादन के साधन है उसका समुचित और अधिकतम हो गया, दुरुपयोग ना करे, सदुपयोग करे, और अधिक से अधिक उसका उपयोग करके व्यवसाय के लाभ के लिए काम करे। प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करना। समाज में आप कोई भी व्यवसाय जाएंगे, व्यवसाय में कई प्रकार की प्रतिस्पर्धा है। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है, ठीक है ना? क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा है। तो प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपको अगर मार्केट में बने रहना है, अगर आपको अपने व्यवसाय में बने रहना है, तो उस कंपटीशन को जीतना जरूरी है, और
कंपटीशन को वही जीत सकता है आज के डेट में अपने व्यवसाय में, जो अपने व्यवसाय को अच्छे तरीके से मैनेज करना जानता हो। और ये सब डिपेंड करता है एक अच्छे मैनेजर के ऊपर कि वो अपने बिज़नेस को किस तरह से स्किल वे में आगे बढ़ाता है। तभी वो प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सकता है और उसको जीत सकता है कि प्रतिस्पर्धा में सामना करना, उसको जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सकता, ऑटोमेटिक बिज़नेस से बाहर हो जाता है। बदलते वातावरण के समन्वय धीरे-धीरे हम देखते हैं कि बिज़नेस का तरीका बदल रहा है, सिद्धांत बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, लोगों की आवश्यकता बदल रही है। तो ऐसे में आप केवल अपने एक ही नीति के साथ चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि बदलते समय के साथ-साथ बदलते जो व्यावसायिक वातावरण के साथ-साथ व्यवसाय को भी बदलना ज़रूरी है, व्यवसाय के प्रबंधन को बदलना ज़रूरी है, विचारों का बदलना ज़रूरी है। ठीक है ना? उद्देश्य को प्राप्त करना है तो आपको समाज के साथ-साथ, वातावरण के साथ-साथ अपने आप को परिवर्तित करना ज़रूरी है, जिसको समन्वय नाम दिया जाता है। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे नोकिया एक समय बिज़नेस मोबाइल की दुनिया का बादशाह हुआ करता था। पूरी दुनिया में हर 3 में से 2 मोबाइल नोकिया होता था। आज की डेट में नोकिया को यूज़ नहीं करते। क्यों? बदलते वातावरण के साथ-साथ उन्होंने अपने आप को समन्वय नहीं किया और आज मोबाइल उत्पादन की दुनिया में नोकिया का नाम ही नहीं लिया जाता है, जबकि दूसरे लोग जो समाज के पर्यावरण के साथ-साथ चलते रहते हैं, ऑटोमेटिक वो जो है बाज़ार के बादशाह बने हुए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आज ग्राहक भी उत्पादित वस्तुओं को सहज स्वीकार कर नहीं करता, क्योंकि उसके जीवन स्तर में बढ़ोतरी के साथ-साथ उसकी जागृति आ गई, उसको पता है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं। आप कहेंगे मैं जो बनाऊँगा वो ग्राहक खरीदेगा, नहीं, आज के डेट में ये पॉसिबल नहीं है। हर ग्राहक हर एक चीज़ को सोच समझ के कि ये चीज़ मैं खरीदूँगा, इसका क्या लाभ होगा, क्या ये वस्तु मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं है, हर चीज़ सोचता है, समझता है, तब जाके किसी वस्तु को परचेज़ करता है। तो आपको अपने आप को बदलते माहौल के साथ कोऑर्डिनेट बैठाना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, बड़े पैमाने के व्यवसाय का कुशल संचालन। अगर पर एक अच्छा प्रबंधन का मतलब होता है, अगर आपका व्यवसाय एक बहुत बड़े स्केल में हो चुका है, तो उसके लिए प्रबंधन का भी एक सही तरीके से का होना ज़रूरी है कि बड़े उत्पादन के लाभों को देखते हुए आज इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि प्रबंधन का प्रयोग बड़े पैमाने पर बिज़नेस को चलाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है ना? बिज़नेस जितना बड़ा, प्रबंधन का स्केल भी उतना ही बड़ा होता है। ठीक है? तो ये रही इसके महत्व, प्रकृति और उद्देश्य की बात। इसके बावजूद भी कोई कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में बैठा रहता है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो बेझिझक मुझे बताइए। आपके हर एक कन्फ्यूज़न को दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।